यस सर, स्टार्टेड। Yes, sir. ओके सर। अच्छा, देखो, तो बेसिकली हम लोग आज जीएसटी पढ़ेंगे। लास्ट फ्यू वीक्स थोड़ा जीएसटी क्लास ऑफ था, लेकिन आज होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं ना आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ, कंफर्म करिएगा स्क्रीन शेयर है ना। तो जैसे कि मुझे याद है, ज़्यादा दिन नहीं सर, एक ही क्लास मिस हुआ था बीच में। हम लोग ना जीएसटी के अंदर एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट में थोड़ा डेप्थ में डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होता है आईटीसी पाने का, ये सब डिस्कशन हुआ है सर। फिर मैंने आपको ना ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात किया कि कुछ क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। और आईटीसी यूटिलाइज कैसे करना है ये मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका, लेकिन देयर आर सर्टेन डिस्कशन टॉपिक, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ब्लॉक्ड क्रेडिट ऑलरेडी मैं करवा दिया था। एक्चुअली मैं आप लोगों को ना आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का इरादा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ करूंगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक में डिस्कस करना। ऐसे तो मैं सोच रहा था कि आज रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट कर दूं। देखता हूँ सर, अगर देखूंगा कि सारा टॉपिक कवर अप है तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करूंगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, मैंने बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड उसके लिए ना मैं एक बड़ा सिंप्लीफाइड मैंने नोट्स रेडी किया, जिसमें ना आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक कंप्लीट बेसिक गाइडलाइंस है कि भाई जैसे आगे जाके आप लोग एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोगों के पास ना आम आदमी, मैंने बेसिकली क्लाइंट आएंगे सर, बिजनेसमैन आएंगे, आके बोलेगा कि भाई मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे होगा। तो आपको ना उनको बताना होता है, क्योंकि एक बेसिक कॉम्प्लायंस है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आप और एज ए प्रोफेशनल्स, एज ए जीएसटी एक्सपर्ट, ठीक है, आप लोगों को ना मैंने बेसिकली जीएसटी का जो वेबसाइट है, वहां पर जाके किस तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, इसका भी ना मैं कुछ कोशिश किया स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट्स को डेवलप करने का। ठीक है, तो ये भी मैं ना आप लोगों को शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट का जो साइट होता है उसमें किस क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसका भी मैं एक आप लोगों के साथ डिस्कस करने का बड़ा इच्छा है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ करूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आएगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीडियर क्या है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ सर कि आईटीसी रिलेटेड कोई टॉपिक ऐसा अगर हो जो डिस्कशन करने माने करना चाहिए, उतना डेप्थ में डिस्कशन नहीं हुआ है। ऐसे बहुत इन डेप्थ डिस्कशन है सर, बहुत ज्यादा है, हर टॉपिक में डिस्कशन करना मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे एक सेकंड, जैसे लास्ट क्लास में ना मैं आप लोगों ने आईटीसी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा था कि भाई देर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर आईटीसी ब्लॉक कर देता है। माने आप बोलोगे नहीं मेरा अर्निंग हुआ है, मैंने आईटीसी दिया था, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मैं आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का दुहाई देगा आपको। दुहाई समझते हो ना? दुहाई माने बेसिकली ऐसे बंगाली में बोलते हैं वजूहात। ठीक है, वजूहात माने बेसिकली गवर्नमेंट अपना एक सेक्शन बना के देगा, और उसमें गवर्नमेंट का मानना है कि भाई आप कुछ सर्टेन क्रेडिट है, सिचुएशंस है जहां पर आपका क्रेडिट को हम लोग ब्लॉक कर देंगे। तो उसके बारे में आप लोगों को मैं लास्ट दिन बता रहा था कि मोटर व्हीकल्स के बारे में बात हुआ। अगर किसी का बाई चांस मिस है ना सर, प्लीज एक बार गो थ्रू कर सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स। जैसे आईटीसी ऑन कार्स परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज। ठीक है, यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इज ब्लॉक्ड। माने अगर कोई कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, माने कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन कंपनी एक कार खरीदा है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पर्पज में नहीं, एम्प्लॉय के ऑफिशियल यूज के कारण, तो कंपनी बोलता है कि भाई मैं एम्प्लॉय के ऑफिशियल यूज के लिए जो कार परचेज किया, ठीक है, वो कार मैं एम्प्लॉय के आने जाने के लिए या ऑफिशियल पर्पस में यूज करूंगा। तो मानो कार खरीदने के टाइम पे 5 लाख का कार है, एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, उसमें मानो 18% जीएसटी दिया था, तो कंपनी क्लेम करना चाहता है कि 5 लाख का 18% जितना होता है, ठीक है, वो क्लेम करना चाहता है एज ए जीएसटी। से फॉर एग्जाम्पल 90,000 ये जीएसटी क्लेम करना चाहता है एज एन आईटीसी, ये आईटीसी क्लेम करना चाहता है।
लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि भाई अगर कार ऑफिशियल यूज के लिए है एंड देर इज नो कनेक्शन विद मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस रिलेटेड मैटर, तो इसीलिए कहते हैं कि आईटीसी ऑन कार्स परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय इज ब्लॉक्ड। सो ऐसा बहुत सारा सिनारियो है। लेकिन यही वाला देखो दूसरा सिनारियो में, ये सब डिस्कशन हुआ है सर प्रीवियस क्लास में। आईटीसी ऑन कार्स परचेज बाय ए कार डीलर, मानो आप एक कार का डीलर हो, माने आपका बेसिक काम है, आप कोई वेंडर हो, माने बेसिकली क्या करते हो, आप कार सेल करते हो। तो आप कोई कार 5 लाख में परचेस करते हो, उसमें 18% जीएसटी देते हो, फिर इसी कार को आप अपना वैल्यूएशन ऐड करके 6 लाख प्लस जीएसटी में बेचते हो। ठीक है, 6 लाख प्लस जीएसटी में आप सेल करते हो। से फॉर एग्जाम्पल आप इसमें 6 लाख का आपका वैल्यू एडिशन से 1 लाख आपने वैल्यू एडिशन किया, फिर उसमें आपने 18% का जीएसटी लगा दिया। पॉइंट टू बी नोटेड सर। तो 6 लाख प्लस 18% वैल्यू एडिशन करके आप ये कार को बेच रहे हो। तो 5 लाख के टाइम पे आपने 90,000 का जीएसटी दिया था। ठीक है, जीएसटी पे किया था आपने। और जब आप सेलर बने हो, ठीक है, डीलर हो ना, डीलिंग करते हो, मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हो और मार्केट में कंज्यूमर को सेल करते हो। तो 6 लाख का 18% कितना हो जाता है, 1,08,000, है ना। तो 1,08,000 का जीएसटी गवर्नमेंट आपसे आपसे मांगता है कि भाई मिस्टर एक्स या जो भी है आप, ठीक है, आप 1,08,000 गवर्नमेंट को जमा करो। तो ये कार का डीलर क्या बोलेगा जानते हो कि भाई गवर्नमेंट वेट, रुको सरकार, सिंपल, रुको। क्यों रुकना है? क्योंकि उसके पास ना ऑलरेडी परचेज का टैक्स है। जब वो 5 लाख का कार परचेज किया था, सेम कार, जब वो 5 लाख में परचेज किया था उसमें 18% का जीएसटी दिया था। तो क्योंकि ये कार का ही डीलर है, तो इसको ये अलाउ करेगा। तो 1,08,000 पे 90,000 माइनस हो जाएगा, और गवर्नमेंट के घर में जीएसटी पेबल अमाउंट हो जाएगा 1,08,000 माइनस 90,000। सो ये अलाउड है इसलिए। तो ये जो बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को? हेलो, क्या सर? बोलो सर। इतना भी कॉम्प्लेक्स मैटर्स नहीं है, বোঝা যাচ্ছে এগুলো ডিসকাস করেছিলাম কি করিনি? আরে, তো চুপচাপ থাকলে হবে? হ্যাঁ। তাহলে সব ভুলে গেছিস, হ্যাঁ? মানে একটু প্র্যাকটিস কদিন হবে না, মানে যদি কোনো কারণে ক্লাস অফ হয়ে যায় ব্যাস। बांग्ला एक कथा बोले, बाउन गेलो घर तो लांगुल धरे घर। जो भी हो, यहाँ पर हम लोग ना फूड एंड बेवरेज के बारे में भी बातचीत किए थे सर, कि फूड एंड बेवरेज बिजनेस में किस तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वर्क्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इसको भी ब्लॉक करता है सडन सिचुएशन में। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में कैसे किस तरह से आईटीसी का यूज होता है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ सर। कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, फिर जाके एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। यहाँ पर वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी था, क्लॉज डी है, ठीक है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट है। अब क्या पता ना एग्जाम में किस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए आपको रेडी रहना। वी डोंट नो सर कि कौन सा सेक्शन से सवाल हो सकता है, तो आपको रेडी रहना है एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट। यू मस्ट बी ऑलवेज रेडी। ठीक है कि भाई कुछ भी पूछे, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, सवाल कुछ भी हो, आपको रेडी रहना चाहिए। फिर फ्री सैंपल्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे कि फ्री सैंपल्स में मैंने कंपनी का क्या सिचुएशन है। बस इतना सा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा गो थ्रू करने से मुझे नहीं लगता और कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में आपको चिंता करना चाहिए। फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर एनफ होगा सर आपको आईटीसी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज को गैदर करने की। ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार देख लिया कि क्या क्या सेक्शन है मोटा मोटी बताने के लिए, हमेशा मेरा भी मेमोरी में नहीं रहता है। क्रेडिट इन स्पेशल सरकमस्टेंसेस, सेक्शन 18 आगे का चर्चा है। वेट, आते हैं सर, रजिस्ट्रेशन भी बोलेंगे, देखते हैं सर कितना कवर कर पाता हूँ, तो बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मैं आप लोगों को एक काम कर सकता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए एक वीडियो शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड मैटर भी आप लोग अगर आगे आगे थोड़ा सा सीख लोगे ना, लाइक एनी काइंड ऑफ जीएसटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, तो उसमें एक बार दो बार काम करोगे ना, तो फिर एकदम क्लैरिटी आ जाएगी।
एक सेकंड, कहाँ चला गया? इधर गाड़ी घोड़ा हो गया था। फूड बेवरेज भी बता दिया था सर, लुधियाना वाला केस भी बता दिया था, है ना सर? लुधियाना और अमृतसर वाला एक खेल था। ओके। तो यहाँ पर सर अभी जो खेल मैं बताऊंगा आपको, दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी, दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात को समझो। वन मेजर input service ITC on which blocked on which is blocked is input service relating to construction activity like office building develop करना, factory building develop करना, except in case of persons like builders, उनके उनको छोड़ के, अगर आप बिल्डर हो तो छोड़ के, अगर आप डेवलपर हो तो छोड़ के, एंड कॉन्ट्रैक्टर हो छोड़ के, एंड हु आर अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन फॉर अदर्स। बात को समझे सर? यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर इनपुट सर्विस दैट इज कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे, मानो आप एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हो, मानो आप एक फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो, एक्सेप्ट अगर आप कोई बिल्डर हो, डेवलपर हो एंड कॉन्ट्रैक्टर हो जो दूसरे का काम करते हैं, उनको छोड़ दे एक्सेप्शंस। However, ITC is available for routine construction related service like repairs maintenance। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि कंस्ट्रक्शन हो गया और काम खत्म। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बिजनेस में मैटर चलता है कि उसको रिपेयर करना होता है, बीच बीच में मेंटेनेंस करना होता है, रिनोवेशन करना होता है ऑफिस का, फैक्ट्री बिल्डिंग का। बस ब्रॉडली अगर कहा जाए, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस इज नॉट अवेलेबल व्हेन द एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। माने अगर खर्चा को बिजनेस में अकाउंट्स में कैपिटलाइज किया जा रहा है तो उसमें और आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। So here it needs to be noted that capitalizations of an expense does not depend on whether the taxpayer intend to avail ITC, but on the basis of accounting standards and GAAP। माने बेसिकली आप जब देखो सर, आप लोग अकाउंटेंसी हर कोई जानते हो, है ना सर? आप लोग काफी अच्छा खासा एडवांस लेवल अकाउंट्स करते हो मैम के पास। तो वहां पर आप लोग अच्छे से जानते हो कि क्या होता है कि जब हम लोग अकाउंट्स में किसी पर्टिकुलर मशीनरीज पे, बिल्डिंग पे कोई खर्चा करते हैं और जिसके कारण उस पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो वो एक्चुअली एक तरह का क्या हो जाता है, वो बिजनेस में कैपिटल का इन्फ्लो हो जाता है, या फिर आप ऐसे बोलो कि एसेट का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, तो कैपिटलाइजेशन हो जाता है। मैंने आपका एसेट का वैल्यू बढ़ना माने आपका कैपिटलाइजेशन ग्रो करना। तो यहाँ पर अगर बाई चांस आप उसको कैपिटलाइज कर देते हो खर्चा को, तो फिर वो और आईटीसी में काम नहीं करेगा। हाँ, उसके ऊपर अगर आप डेप्रिसिएशन अवेल कर सकते हो तो वो आपका अकाउंटिंग में आपको मिल जाएगा। सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहते हैं सर? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट। इसमें डेफिनेशंस में आप लोगों को मैं पहले भी बोला, एसेंशियली वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग बोथ गुड्स एंड सर्विस। Under the erstwhile laws, definition of work contract included work in relation to the both movable and immovable properties. However, under GST law, the ambit of works contract has been confined only to immovable property। ऐसे तो ये मूवेबल इमूवेबल दोनों के ऊपर काम करता है, बट जीएसटी लॉ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने जो ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री, इस तरह के फैक्ट्री के ऊपर जो होता है उसके ऊपर यहाँ पर बात किया जा रहा है। जैसे मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसका डेफिनेशन ऐसे तो स्टार्टिंग, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में डेफिनेशन देते हैं ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द जीएसटी लॉ, therefore we will have to look the definition of movable property in other laws, that is general clauses act में बोला है। ये एक लॉ है सर जहां हर तरह का चीज को एक जनरल लेवल में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जिसको जनरल क्लॉजेस एक्ट कहा जाता है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया है। तो डेफिनेशन में क्या दिया? द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी टू इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, मतलब जो लैंड है सर, या फिर लैंड से जो बेनिफिट मिल रहा है। सिंपल लॉ है, प्लीज थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। लैंड या लैंड से जो बेनिफिट मिलता है, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, माने अर्थ माने वही लैंड के साथ जुड़ा हुआ कोई पर्टिकुलर थिंग, और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। द टर्म अटैच टू द अर्थ माने, अगर मानो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक मशीन है फैक्ट्री में, बट उसको आप वहां से हटा नहीं सकते। माने एक मशीन किसी फैक्ट्री में मानो लगा हुआ है, ठीक है, मानो ये कोई मशीन है, अब ये फैक्ट्री में कंप्लीटली यहीं पर है,
अब इसको यहाँ से हटाना पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ से इसको हटाओ, ये फर्स्ट हैंड है इसके साथ अटैच्ड है, तो उसको भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं। इसलिए बोला द टर्म अटैच्ड टू द अर्थ इज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मीन रूटेड इन द अर्थ, माने एकदम अर्थ के साथ एकदम अंदर घुसा हुआ, एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड सर्व्स। However, the term immovable property under the Transfer of Property Act does not cover standing timber, growing crops and grass. इसको नहीं लिया गया, इसके अलावा कोई और चीज, स्टैंडिंग टिम्बर को छोड़ के, ग्रोइंग क्रॉप्स को छोड़ के, ग्रास को छोड़ के, embedded in the art as in the case of walls and buildings, attached to what is to be embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached। माने सिंपल बात है सर, मशीन अगर एकदम आर्ट के साथ सटा हुआ है, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता, तो उसे भी यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है। बड़े बड़े फैक्ट्री में, जब फैक्ट्री में डीलिंग होता है ना, तो उसमें बड़ा मशीन को हटाया नहीं जा सकता, तो उसी हालत में वो सेल हो जाता है। तो जब भी वो परचेस होगा, सेल होगा, उस रिगार्डिंग जीएसटी पेमेंट होगा, तो आईटीसी का मैटर सामने आ जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला कि जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें गुड्स सर्विस सभी कुछ होते हैं, तो ये एक तरह का कॉम्पोजिट सप्लाई होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो हजारों चीज लगता है सर। और आपको पता है कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में कॉम्पोजिट एंड मिक्स के बारे में बार बार बातचीत की है। तो अंडर जीएसटी नो कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ पैरा 6 शेड्यूल 2 में बोले। So ITC and work contract service for construction of an immovable property blocked. Normally immovable property में जो ITC होते हैं वो blocked होते हैं, पर there are certain exceptions। वही exceptions आपको याद रखना। तो in simple construction of an immovable property में जो भी particular चीजें परचेज किया जाता है या माने खरीदा जाता है, उसमें जो भी ITC होता है वो ब्लॉक्ड है। बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जब ये ब्लॉक्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी। जैसे कि अगर ये कोई इनपुट सर्विस, इफ इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग में है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, फिर उसको मैं किसी और का कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूं, मतलब मेरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे करके किसी और को दे देना है, उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में आईटीसी ब्लॉक नहीं है। आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कैन बी अवेल्ड ओनली बाय दैट टैक्स पेयर्स हु इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मानो कि मैं, जैसे एक आज का ही एक एग्जांपल है, जैसे मैं सुबह स्टॉक मार्केट क्लास में समझा रहा था, मेट्रो ब्रांड बोल के कंपनी है, जूता बनाते हैं सर, ठीक है। अब मेट्रो ब्रांड ये क्या कर रहा है, ये खुद भी अपना जूता वगैरह बनाता है, मेट्रो शूज आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन हमारे देश में जैसे एडिडास हो गया, रिबॉक हो गया, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड भी बिकता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एडिडास खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, एडिडास क्या करेगा, मेट्रो ब्रांड को सब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, या फिर किसी बड़े ब्रांड को दे देगा, वो मेट्रो ब्रांड से करवा रहा है। तो मेट्रो ब्रांड क्या करेगा, एडिडास का कॉन्ट्रैक्ट मेट्रो से करवाए। मानो एडिडास को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एडिडास क्या कर रहा है, मेट्रो ब्रांड को वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि भाई तुम हमारे लिए बनाओ, मैं तुमको माल मटेरियल्स दे देता हूँ। ठीक है, तो मेट्रो क्या करेगा, माल मटेरियल्स एडिडास से परचेस करेगा, फिर उसमें अपना प्रॉफिट लगाएगा। ठीक है, मानो 1 करोड़ का मटेरियल परचेस कर लिया एडिडास से, फिर उसके ऊपर अपना एडिशन किया, फिर उसमें जो भी जीएसटी है 18%, 12%, वॉट एवर भी थी जीएसटी। तो अगर ये B2B है, माने मेट्रो ब्रांड के साथ एडिडास का क्या चल रहा है, B2B खेल चल रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कैन बी अवेल्ड ओनली बाय दैट टैक्स पेयर्स हु इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, दैट इज ओनली वर्क कॉन्ट्रैक्टर कैन अवेल आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसीव्ड बाय। माने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, माने मेट्रो ब्रांड अगर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एडिडास भी अगर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का डील हो रहा है, तो जो जिसका भी आईटीसी है वो क्लेम कर सकता है B2B केस। B2B केस में ये पॉसिबल है, ये आईटीसी क्लेम करना। माने मेट्रो ब्रांड जो भी परचेस करेगा, उसमें जो भी आईटीसी है, फिर एडिडास को जिस दाम पे वो सेल करेगा, तो B2B केस में वो अपना आईटीसी क्लेम कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है, थोड़ा डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, बट इतना भी कोई आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं हो रहा है। क्या बोलो, हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे रिमूवेबल प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीनरी। सपोज कोई प्लांट मशीनरी है जो एकदम परमानेंटली अर्थ के साथ सटा हुआ है, फिक्स्ड है, इसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। However, ITC on work contract service used for construction of such plant and machinery is allowed as an exceptions।
ये एक्सेप्शन के कारण आईटीसी इसमें मिल सकता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में भी ना डेफिनेशन दिया है जीएसटी लॉ में। बोलता है कंस्ट्रक्शन में क्या क्या काउंट हो सकता है। कंस्ट्रक्शन मींस इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशंस, एडिशंस, ऑल्टरेशंस और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करना, रिनोवेट करना, एडिशंस करना, ऑल्टरेशंस और रिपेयर्स करना, अगर वो कैपिटलाइज नहीं होता है, इट वुड नॉट tantamount टू कंस्ट्रक्शन under GST law. Consequently, ITC and work contract service available for such construction which is not capitalized, अगर वो आपने बिजनेस में कैपिटलाइज नहीं किया, whether for any immovable property or for any plant machinery would be allowed। यानी सिंपल बात है भाई, अगर बिजनेस में कैपिटलाइज कर देंगे तो फिर उसमें जीएसटी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कैपिटलाइज नहीं करेंगे, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हम लोग हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था मेट्रो ब्रांड के बारे में, ठीक है, मेट्रो ब्रांड जैसे कि अलग अलग दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे हैं, रिसेंटली काफी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है तो जीएसटी अलाउड, आईटीसी अलाउड हो जाएगा। बस यही सिंपल सिंपल बात है। मीनिंग ऑफ प्लांट मशीनरी, इसमें बोला है कि प्लांट मशीनरी मींस apparatus, equipments and machinery fixed to art by foundation of or structural supports that are used for making outward supply of goods or services and include such foundations or structural support but exclude, क्या क्या छोड़ा है मैंने, मशीन्स क्या नहीं है, जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिर एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, ठीक है, ध्यान से समझना, एंड पाइपलाइंस, पाइपलाइन स्पेशली दोज पाइपलाइंस जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर है, मतलब अगर एक फैक्ट्री है उसके बाहर जो पाइपलाइंस लगाया जा रहा है उसे प्लांट मशीनरी नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दस आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एबल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिजिबल प्लांट मशीनरी, माने अगर कोई प्लांट मशीनरी जीएसटी में एलिजिबल है तो सिर्फ उसी प्लांट मशीनरी के पीछे जितना परचेस टैक्स होगा, माने इनपुट टैक्स होगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन जो प्लांट मशीनरी के डेफिनेशंस के अंदर या एलिजिबल मशीनरी के अंदर नहीं आएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं मिलेगा। यही बात कहना चाहता है। फॉर इंस्टेंसेस, ITC on work contract service for construction of machinery fixed to earth by a foundation would be allowed. However, ITC on work contract service for construction of telecommunication tower would be blocked. सिंपल बात है, मानो किसी मशीन को अर्थ में एकदम गाड़ देना है, होता है ना सर, बड़े बड़े पाइपलाइन, मैंने बड़े बड़े बिजनेस पे एकदम कितना अंदर तक पाइपलाइन जाता है, कितना अंदर तक मशीन को एकदम अर्थ के साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे मानो अगर मैं आपको जस्ट एक सिंपल दिखाऊं, रिलायंस का एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, जामनगर रिफाइनरी, ठीक है, ये मैं नॉर्मली यूज करता हूँ डेफिनेशंस के लिए। इसमें अगर आप जाओगे, ये देखो इसमें कितना बड़ा बड़ा पाइपलाइंस है, आपको नहीं लगता ये ऐसे ही तो खड़ा नहीं है ना, ये सब ऑयल रिफाइनरी है, ये कितना एकदम टाइट करके अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको जब जोड़ा गया, जिसको भी ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मिला है, इसको पूरा पूरी फिक्स करने के लिए इसके पीछे कितना भी प्रोडक्ट लगा है, उसको परचेज किया गया, उसके पीछे जीएसटी का खर्चा किया गया है ना। तो इस तरह का बात कर रहा है कि अगर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंदर आ रहा है, अगर B2B है, अगर बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई हो रहा है, तो उसमें आप जीएसटी अलाउड है। लेकिन अगर यही खर्चा बिजनेस में कैपिटलाइज कर दिया जाएगा तो फिर उसमें और आपको जीएसटी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है सर। और क्या बात करता है सर, सिमिलर लाइन पे बता दो, आपको ये कहना चाहता है, एक सेकेंड कहाँ चला गया, सिमिलर लाइन पे बता रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर मैटर को डेफिनेशंस में ही नहीं रखा गया, जैसे टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एग्जांपल के तौर पे, या फिर फैक्ट्री के आउटसाइड में, फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर जो पाइपलाइन लगाया जाता है, उसे जीएसटी मशीनरी नहीं मानता, उसे जीएसटी प्लांट या मशीनरी नहीं मानता। तो अगर किसी चीज को प्लांट मशीनरी के डेफिनेशंस के बाहर रखा गया, भले ही आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर आईटीसी है तो वो ब्लॉक्ड है। इसीलिए बोला हाउएवर आईटीसी एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन टावर को प्लांट मशीनरी ही नहीं समझा जा रहा है। तो जिसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं समझेंगे एज पर द लॉ, तो उसमें आईटीसी ब्लॉक्ड है। भले ही आप काम कर सकते हो पर आईटीसी ब्लॉक्ड है। अब देखो, जितना एग्जाम्पल आपने अभी पढ़ा या फिर जिस तरह का लॉ आपने अभी मेरे से सुना, थोड़ा सा मैं रीड किया बेसिकली, अब इसको इजी करने के, देखो आपको ना थोड़ा लॉ पढ़ने का भी आदत होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि मैं आपको शॉर्टकट में नॉर्मली समझाने का कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉ भी पढ़ाता रहता हूँ। अब कोई बोलेगा सर ये रीडिंग तो मैं भी कर लूंगा,
सर रीडिंग आप भी कर लेते हो, लेकिन आप करते कहाँ हो, कितना ही करते हो। इसलिए मैं थोड़ा रीडिंग भी करा रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा आदत भी डालो कि खुद से भी पढ़ना है, भले ही समझ में कम आए ज्यादा आए, बट खुद से भी रीड करने का एक हैबिट क्रिएट कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल्स आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा अभी। कैसे क्लियर हो जाएगा? सिंपल बात है सर। आपको क्या करना है, जैसे मानो यहाँ पर आपने अभी जितना चीज पढ़ा, अब उसका एक एक चीज का आपको नॉलेज मिलेगा। बोलते हैं कि आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एवेड बाय ए सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मानो कि आपका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सपोज आप टीसीएस हो। अब टीसीएस अपने बिजनेस के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं चाहता ना, अगर मैं चाहता इतना बड़ा डेफिनेशन, सॉरी इतना बड़ा लॉ को ना पढ़ा के डायरेक्ट यहाँ से भी बोल देता आपको, लेकिन ऐसा करने से आपको लीगल मैटर या डेफिनेशंस का नॉलेज नहीं होता। इसलिए क्या हो गया, कभी कभी आपको लगता है कि सर कुछ ज्यादा बोरिंग जैसा होता है, लेकिन आप सोचो आपको भी कितना इजी लग रहा होगा। हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े कि अगर कंपनी अपना खुद का ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री बना रहा है, और अगर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो खुद के ऑफिस के लिए बना रहा है, उसके लिए वो परचेस कर रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। वही बात कर रहा है कि भाई टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसे कोलकाता में टीसीएस का ऑफिस है, इन्फोसिस का ऑफिस है, सॉफ्टवेयर कंपनी है ना सर। तो आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एबल्ड बाय ए सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग इज ब्लॉक्ड। आप अपने ही बिजनेस के लिए ऑफिस बनाओगे, अपने ही बिजनेस के लिए फैक्ट्री बनाओगे, बट वो ब्लॉक्ड है। सीडीएन कंपनी, अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर ऑफ नोएडा, ठीक है, दूसरे का काम कॉन्ट्रैक्ट लेके करता है, हैज बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन लखनऊ। सीडीएन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टरी करके बेसिकली काम को करता है, मैंने थ्रू कॉन्ट्रैक्ट काम मिलता है उनको, वो करता है। जैसे कहाँ काम मिला है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन लखनऊ। ये जो फार्म है सीडीएन कंपनी, द फार्म्स हैविंग सर्विस ऑफ ईएफएन कंपनी, यानी ये बेसिकली खुद नहीं कर रहा है, अपना काम किसी थर्ड पार्टी से करवा रहा है, ईएफएन कंपनी, जो कि एक लोकल वर्क कॉन्ट्रैक्टर है। कहाँ का है, लखनऊ में। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो आईटीसी ऑन सच वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इसमें जो भी आईटीसी होगा, मेन काम किसका है, सीडीएन कंपनी का है। सीडीएन कंपनी अपना काम सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, इसको सब कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में किसको दे रहा है, ईएफएन कंपनी को दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो भी प्रोडक्ट परचेस होगा और उसके पीछे जितना जीएसटी होगा, ये सीडीएन कंपनी को अवेलेबल हो सकता है, बिकॉज ये प्योरली बी टू बी कॉन्सेप्ट है। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? आ रहे, माथे में जा रहा है सर? है। सिमिलरली और भी देखो, आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेट बाय ऑन ऑटोमोबाइल कंपनी, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फाउंडेशन ऑन व्हिच एक मशीनरी इज मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ध्यान से सुनना, ये एक मशीनरी को, प्लांट मशीनरी को, ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करेगा, एक मशीनरी को फाउंडेशन करेगा। फाउंडेशन करेगा माने बेसिकली एकदम मिट्टी के साथ जोड़ के उसको लगाएगा अपने बिजनेस पे, इज टू बी माउंटेड परमानेंटली, एकदम आर्थ के साथ फास्टेन करके इसको बांध के रखेगा, सिंपल। ठीक है, बांग्ला वाले पूते देते हैं, ठीक है, माटीते पूते देवे, ऐसा ऐसे बंगाली वर्ड सर, ठीक है, एकदम माटी के भीतर ढुकिए खूंडे एकदम पूते देवे, मेशिन टाइप, माउंटेड परमानेंटली। इसमें जीएसटी अलाउड है, इसमें आपको आईटीसी अलाउड है। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल देखते हैं, आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेलेबल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन टू बी लेड आउटसाइड इट्स फैक्ट्री। जो बात आपको मैं कर रहा था, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए, लेकिन अपने ऑफिस के अंदर नहीं सर, फैक्ट्री के बाहर जो भी उसका बेसिकली आउटलेट वगैरह है ना, उसके लिए ब्लॉक्ड है, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर जो भी मशीन्स
लगेगा ना, उसको तो जीएसटी लॉ प्लांट मशीनरी नहीं मानता, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी नहीं मानता। तो जो मशीन के अंदर डेफिनेशन ही मेन चीज है। अगर आपने प्रोविजंस पढ़ा है तो फिर आपको इजी लगेगा, है ना। तो मैंने आप लोगों को पहले प्रोविजंस पढ़ाया, फिर जाके मैं एग्जांपल करा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रहा हो। लेकिन अगर बिना पढ़ के आप अगर ये पढ़ते ना, तो आपको रट्टा लगाना होता, और रटोगे तो भूल जाओगे कितना रटोगे, इतना बड़ा बुक्स कितना रटोगे सर, इतना बड़ा जीएसटी लॉ कितना मगअप करोगे। आई डोंट थिंक एक नॉर्मल लोगों इंसान से इतना पॉसिबल हो पाएगा, इतना सारा चीज मेमोरी में रखना। सो इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली यू कैन इजीली मेमोराइज। सर और कितना, देखो, कंसल्टिंग फर्म has availed service of a works contractor for repair of its building. बिल्डिंग को रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्ट में द कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर इन दिस प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी उसको पीएल में बुक किया, एक्सपेंडिचर के रूप में, कैपिटलाइज नहीं किया। कंसल्टिंग फर्म है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर के लिए ऑफिस बिल्डिंग के लिए बुलाया है। ऐसे ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर करना एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, आप लोग जानते हो अकाउंट्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, और एक होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। फाउंडेशन लेवल पढ़ा है सर, आजकल मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का भी क्लास चल रहा है, बेसिक फाउंडेशन का, सैटरडे सैटरडे होता है। तो उसमें मैं ये सब बेसिक बातें ही करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बार बोला आप लोगों को, जिसका भी अकाउंट्स बेसिक में प्रॉब्लम है कर सकता है। सो रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। सो रेवेन्यू नेचर माने छोटा मोटा खर्चा, जैसे नॉर्मली एक मानो किसी का 50 लाख का बिल्डिंग है, 50 लाख के बिल्डिंग पे अगर आप एक रिपेयरिंग का काम कर रहे हो और उस पर आपका 20,000 30,000 या 50,000 या 1 लाख का खर्चा भी हो जाए ना, उसको नॉर्मली रेवेन्यू नेचर माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई उसको कैपिटल नेचर मान दिया, कैपिटल नेचर मानने से तो नहीं होता है, बट कैपिटल नेचर तभी बोला जाता है कि अगर उस पर्टिकुलर एसेट का लाइफ इंक्रीज हो जाता है ना, तो वो कैपिटल नेचर का हो जाता है, भले ही आपका खर्चा क्यों ना कम हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट, सर ये तो थोड़ा अकाउंटिंग बातें हो गई, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर वो इसको एक्सपेंडिचर शो कर रहा है पीएल में, तो फिर आईटीसी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो, क्योंकि वो खर्चा शो कर, अगर कैपिटलाइज कर देता तो फिर ये और आईटीसी के लिए नहीं आता, तब आप बिजनेस में डिप्रिसिएशन के लिए बिल्कुल देख सकते। सिमिलरली और एक देखो, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इस तरह कंपनी हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। द कंपनी हैज कैपिटलाइज्ड सच एक्सपेंडिचर। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर को दिया रिपेयर करने के लिए ऑफिस बिल्डिंग को, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग रिपेयरिंग अमाउंट को क्या कर दिया सर, कैपिटलाइज्ड कर दिया। माने जो भी बिजनेस मैंने उस पर्टिकुलर ऑफिस बिल्डिंग में खर्चा हुआ, चाहे वैल्यूएशन कुछ भी हो, मानो एक 50 लाख का बिल्डिंग है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लाख की बिल्डिंग पे हो सकता है रिपेयरिंग कॉस्ट 25,000 हो सकता है रिपेयरिंग कॉस्ट 30,000 मैंने क्या बोलते 3 लाख का हो। सर अमाउंट से डिसाइड नहीं होगा कि रेवेन्यू है कि कैपिटल, वो तो डिपेंड करता है अकाउंट में क्या करोगे। लेकिन अगर आप उसको कैपिटलाइज कर देते हो, माने बिल्डिंग का वैल्यूएशन पे अगर ये 3 लाख ऐड हो जाता है कि भी ये बिल्डिंग का लाइफ इंक्रीज हो गया बिल्डिंग में खर्चा करके, तो कर सकते हो, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो आप उसको कैपिटलाइज करते हो। तो लॉ जीएसटी कहते हैं कि भाई आईटीसी ऑन सच सर्विसेज ब्लॉक्ड। ओके, हाँ सर, हाँ सनोन, कोनिका, शालिनी, प्रिया, सोमनिता, बोलो सर। नील बोले अच्छे। Yes. Yes, sir. तो फिर व्हाट इज द कैच ऑफ द डे, दिमाग की बत्ती क्या है सर, कैच ऑफ द डे क्या है, दिमाग की बत्ती चला दो, मिनटों जिंदगी। ITC on work contract service for construction of immovable property is available only in the following 3 situations.
ठीक है, when the work contract service is availed by a work contractor for being used in providing the work contract service for construction of plant machinery. In this case, ITC is allowed to all recipients irrespective of their line of business. Third, when the value of work contract service is not capitalized, in this case, the ITC is allowed to all recipients irrespective of their line of business. So there are basically three situations. जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के पीछे जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अवेलेबल करने के पीछे जो भी आपका खर्चा होता है, इन तीन सिचुएशंस में आप आईटीसी अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, बाकी केस में ब्लॉक्ड है, बाकी केस में ब्लॉक्ड है। अब इतना सारा एग्जांपल किए, प्रोविजंस पढ़ा और हाईलाइट भी देख लिया, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर क्लास के बाद एक बार रिवाइज कर लेते हो तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। जितना फास्ट रिवाइज करोगे उतना फास्ट रिमेम्बर होगा। पेंडिंग रखोगे ना तो पेंडिंग ही रह जाएगा। बात को समझे सर? सिंपल जिंदगी का उसूल है, यूज कर लो जिंदगी बन जाए, यूज ना करोगे तो वही प्रॉब्लम में डाल दो। सर और क्या चीज था? चलो मैं देख लेता हूँ और क्या था। चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी। सर क्या कहता है? सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। So now we know that ITC on work contract service availed by a taxpayers other than work contractor for construction of immovable property other than plant machinery is not available. But what happens if a taxpayer procures goods? मानो कि जो टैक्स पे करेगा वो गुड्स को जुगाड़ कर रहा है। प्रोक्योर का मतलब होता है खुद ही जुगाड़ कर। टैक्सपेयर्स प्रोक्योर्स गुड्स एंड सर्विस एंड कंस्ट्रक्ट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, खुद ही करेगा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन। लोकल मिस्त्री को बुला के अपने से ही करेगा। फॉर बीइंग यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट अवेलिंग सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर। आप लोगों को पता है ना सर, मार्केट में दो तरीके से काम हो सकता है। या तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे दो, जिसको हम लोग प्यार से कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दे दो, काम करेगा, अपना कमीशन लेगा, निकल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, सारा खर्चा वो करेगा, आपको पूरा कोटेशन देगा, बजट फुलफिल होगा। जब आप सेल्फ करोगे तो खर्चा आपका ही है, हिसाब भी आपको ही रखना है, मिस्त्री को भी आपको ही एम्प्लॉय करना है, मतलब बेसिकली रखना है। देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन तो जब आप खुद खर्चा करोगे, खुद मिस्त्री लगाओगे, सारा हेडेक आपका है, तो वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन कहलाता है। और जब वही काम खुद हेडेक ना लेके किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे देना, उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो जो हम लोग अभी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी में देखे। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट सेल्फ कंस्ट्रक्शन पे भी तो खर्चा होता है, उसमें भी तो जीएसटी लगता है, उसमें भी तो आईटीसी क्लेम हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज विल आईटीसी बी अलाउड इन सच केस? क्या सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी हमें आईटीसी अवेल करने देता है? द आंसर इज नो। ठीक है, आईटीसी अवेल नहीं होता। आईटीसी इज नॉट अलाउड ऑन गुड्स एंड सर्विस received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account, even though other than plant machinery, yeah, on his own account, even though such goods and services are used in the course of furtherance of business. The ITC on goods and services used in the construction of an immovable property is blocked only in those cases where the taxable person construct the immovable property for his own use, even if the immovable property being constructed is used in the course of furtherance of his business. बेस्ट होगा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इन सिंपल, अगर आप अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, फर्दरेंस के लिए ऑफिस बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, उसका खर्चा खुद करते हो, आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट कहता है ये ब्लॉक्ड है। तो क्या कहते हैं सर? आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अगर आप प्लांट मशीनरी में करोगे तो मिलेगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड, मिल सकता है। व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑन ओन अकाउंट, अगर वो खुद के लिए नहीं है, ठीक है, नॉट ऑन ओन अकाउंट, तो फिर अवेलेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन देखने से क्लियर हो जाएगा सर, इधर उधर का बात करने से अच्छा है सिचुएशन को ही देख लेते हैं। एक कंपनी बाई सीमेंट, टाइल्स एटसेट्रा, आपने अपने बिजनेस के लिए सीमेंट परचेज किया,
टाइल्स परचेस किए एंड अवेल द सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का सर्विस भी आपने बेसिकली लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। तो सिंपल बात है सर, इसमें जो भी आपका परचेस के जीएसटी लगेगा, मैंने गुड्स के पीछे, सर्विस के पीछे जितना भी जीएसटी आपका लगेगा गुड्स एंड सर्विस परचेस करने में, सच गुड्स एंड सर्विस जो भी आप आईटीसी उसमें लगता है आपका जीएसटी में, जो भी आपका आईटीसी इनपुट क्रेडिट है ब्लॉक्ड है, आप अवेल नहीं कर पाओगे, आप अवेल नहीं कर पाओगे। यही बात बार बार बताने का कोशिश चल रहा था। लेकिन आगे देखो खेल थोड़ा बदल सकता है। एम एन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर्स सीमेंट, पेंट, iron and iron rods and services of architects and interior designers for construction of his commercial complex for one of its clients, खुद के लिए नहीं client के लिए, not on account. Now ITC on such goods and services allowed to eminent company, क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको आईटीसी मिलेगा। मैंने बेसिकली ये B2B कॉन्सेप्ट हो गया ना, आप सीमेंट प्रोक्योर कर रहे हो, पेंट प्रोक्योर कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, रॉड कर रहे हो, उसमें जीएसटी दे रहे हो, तो बोलते कि भाई अगर किसी और के लिए कर रहे हो बिजनेस की तरफ से, तो फिर इसमें आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। कंपनी बाइज सीमेंट, tiles, etc., and avail the service of an architect of renovation of its office building. The company has booked such expenditure in its PL, और आप इसको अपने PL में बुक कर रहे हो। क्या कहते हैं सर, अगर आप इसको खर्चा दिखाते हो तो आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड, कैपिटलाइज करने से अलाउड नहीं, खर्चा दिखाने से अलाउड है। Again another concept, ITC on goods and service used by an automobile company for construction of a foundation, foundation माने वही permanently mounted करोगे, to be used in the प्रोडक्शन प्रोसेस, माने जो खर्चा आप कर रहे हो उसका बेनिफिट या एंजॉयमेंट प्रोडक्शन में होगा। तो अगर मशीन प्लांट मशीनरी पे कर रहे हो तो इसमें अलाउड है, तो ये फुल्ली आपको आईटीसी मिलेगा। तो डिफरेंट सिनारियो है सर, मैं आशा करता हूँ कि आपको माथा में जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिविजन्स आफ्टर द क्लास कर लेते हो तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी और हो जाएगा। क्लैरिटी तो हो गया होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस। बोलो सर। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी क्लियर सर? अरे क्या बोलते हो, बोलो सर, क्या कहते हो सर? हाँ सर। हाँ सर, जी सर। সবাই বুঝতে পারছে তো? স্যানন, কণিকা, প্রিয়া, শালিনী, সমন্বিতা, নীল, এভরিবডি সবাই Yes, বুঝতে sir. পারছে? Yes, sir. ओके। जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल है, इसको भी देख लो। सेक्शन 17 सबसेक्शन पी सबसेक्शन 5 क्लॉज एफ, ये बोलता है कि इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई इनवर्ड सप्लाई रिसीव करता है तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एफ में उनका आईटीसी का क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, मानो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन माने बेसिकली जो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, इंडिया में इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है और फॉरेनर है, डिफाइंड द सीजीएसटी एक्ट, द डेफिनेशन ऑन द हेडिंग रिलेवेंट, इसमें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं उसके बारे में डेफिनेशंस में दिया गया है कि हु इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। Essentially, a non-resident taxable person has no fixed place of business in India, but he sporadically supplies goods or service in India. वो normally इंडिया में उसका कोई परमानेंट बिजनेस लोकेशन नहीं है, पर वो कभी कभी इंडिया के थ्रू से गुड्स एंड सप्लाई का सर्विस करते हैं। तो कहते हैं कि भाई अगर आप इंडिया के थ्रू से सप्लाई कर रहे हो, टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड बाय सच नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट अवेलेबल एज आईटीसी, तो उनको ना आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। However, tax paid by him on imported goods, अगर वो कोई गुड्स इंपोर्ट करता है उसमें अगर कोई आईटीसी का मैटर है तो वो अलाउड होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो
इंपोर्टेड गुड्स में अगर कोई आईटीसी है तो वो आपका अवेलेबल हो सकता है, पर नॉर्मली आप जो टैक्स पे कर रहे हो, नॉर्मली जो टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड बाय सच नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट अवेलेबल एज आईटीसी। तो इसलिए वेयर एज आईटीसी ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय नॉन रेजिडेंट अलाउड, आईटीसी ऑन सर्विस इंपोर्टेड बाय हिम इज ब्लॉक्ड। गुड्स में अलाउड है, सर्विस में ब्लॉक्ड है। इंपोर्टेड गुड्स अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन इंपोर्ट करेगा ना, तो इंपोर्ट में भी जीएसटी लगता है, कस्टम लॉ में पढ़ा जाता है। तो इंपोर्ट में जो जीएसटी लगता है वो आपको अलाउड कर देगा, बट अगर आपका सर्विस है इंपोर्ट में तो वो ब्लॉक्ड है। सर्विस इंपोर्ट में अगर कोई आईटीसी है तो ब्लॉक्ड। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज माने बेसिकली फॉरेनर, एफ फॉर फॉरेनर, याद रखिएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी। सर इसमें कौन है? सर इसमें वन ऑफ दी, बेसिकली इसके लिए है सर, इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो, अपने लिए, खुद के लिए। तो इसमें आपको बेसिकली जीएसटी आईटीसी को क्या करेगा? ब्लॉक। पर्सनल कंजम्पशन के लिए आईटीसी ब्लॉक्ड है, किसी को नहीं मिलता, बेसिकली बिजनेस के लिए मिलता है। जैसे मिस्टर एक्स ओन्स ए ग्रोसरी स्टोर, ही प्रोक्योर राइस, wheat and biscuits for being sold in its store. Out of the inventory so purchased, he gives 10 kgs of each of rice and wheat to his wife. मैंने अपनी ही दुकान से 10 kg चावल, 10 kg आटा एंड इस तरह का चीजें अपने बीवी को अपनी ही दुकान से दे दिया। तो क्वेश्चन इज दैट नॉर्मली एक दुकानदार क्या करता है, मार्केट से परचेस करते हैं, फिर उसको कस्टमर को सेल करते हैं। अब अपनी बीवी को दिया सर, तो कहते हैं कि नॉर्मली परचेस में जो टैक्स होता है वही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, सेल में जो टैक्स होता है उसके साथ ये आईटीसी एडजस्ट होगा और आपको आईटीसी पे जीएसटी पेबल होता है। क्योंकि आपने अपने ही दुकान का प्रोडक्ट पर्सनल कंजम्पशन के यूज किए, जैसे 10 केजी चावल, 10 केजी वेट, तो ये ब्लॉक्ड है सर। जब तक फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी। याद रहेगा सर? याद रहेगा? बोलो सर, মনে থাকবে কি থাকবে না তোমাকে আমার মনে পড়েছে, মনে পড়বে তো? আরে বুঝে যাবে কি যাবে না একটু বল। अरे कहो सर कहो। मानता हूँ कि जीएसटी बहुत कुछ बोलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं इतना तो बोलो। अच्छा सर। ओके सर। एक सेकंड सर, और भी बताते हैं आपको। ओके, लेट प्रोसीड टू अनदर पार्ट्स। जैसे मानो कि अगर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, फ्री सैंपल बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं, कभी गुड्स चोरी हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें जीएसटी का आईटीसी का क्या करता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये भी आईटीसी को ब्लॉक कर देते हैं। माने आप बोलोगे मेरा गुड्स चोरी हो गया, मानो आप जब गुड्स खरीद के लाए थे 1000 टका का गुड्स था, 18% जीएसटी था, तो पर 1000 के प्रोडक्ट में 180 करके जीएसटी पे किए थे, तो 180 आईटीसी अवेलेबल है। अब इसको जब सेल करने जाते हो तो देखते हो कि भाई चोरी हो गया, या फ्री सैंपल बांट दिए, पैसा नहीं आया, गिफ्ट कर दिए, यानी कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, बेचा नहीं, बेचा मैंने बेसिकली प्रॉपर सेल नहीं हुआ, लॉस्ट हो गया। क्वेश्चन इज दैट इसका आईटीसी का क्या होगा? जो प्रोडक्ट मैं सेल नहीं किया, बेसिकली फ्री सैंपल दिया प्रचार के लिए, प्रचार माने प्रमोशन, या फिर मैंने मानो हम लोगों ने क्या किया, गिफ्ट कर दिया, ठीक है, कुछ दिन यूज करो, ठीक है, कंपनी करते हैं ना कभी कभी प्रमोशंस के लिए,
तो क्वेश्चन इज दैट सर ऐसे प्रोडक्ट का क्या होगा सर? ऐसे प्रोडक्ट ब्लॉक मैंने ऐसे प्रोडक्ट के केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है। आईटीसी ब्लॉक्ड है, सिंपल बात है सर, आईटीसी ब्लॉक्ड है। आप गिफ्ट करो, सैंपल वेब भेजो, ब्लॉक्ड है। सैंपल करो, जो करो, सब ब्लॉक्ड है। इतना सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया देखो। If a manufacturer has availed ITC of rupees 10 at the time of manufacture of medicines valued at rupees 100, ध्यान से सुनना। Manufacturer availed ITC of rupees 10 at the time of manufacture of medicines valued at rupees 100. At the time of return of such medicine on the account of expiry, expire हो गया. The ITC available to the manufacturer on the basis of fresh invoice issued by wholesaler is 15. So when the time expired goods are destroyed by the manufacturer, he would be required to reverse ITC of rupees 15 and not rupees 10. ये रिवर्स आईटीसी हो जाएगा अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर प्रोडक्ट क्या होता है ना मेडिसिनल कंपनी में एक्सपायर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो रिटर्न होगा तो आईटीसी भी तो रिटर्न होगा तो मैन्युफैक्चरर का आईटीसी था 10 टन जब वो रिटर्न कर रहा है एक्सपायरी के बाद तो आईटीसी अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश इनवॉइस इशूड बाय होलसेलर इज 15 तो फ्रेश इनवॉइस में बता रहे हैं कि आईटीसी है 15 का सो जब टाइम एक्सपायर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है बाय द मैन्युफैक्चरर ही वुड बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी ऑफ 15 एंड नॉट रुपीस 10 तो न्यू आईटीसी हो जाएगा 15 पुराना आईटीसी था 10 क्योंकि रिवर्स इनवॉइस में प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया होगा ठीक है प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया होगा पहले 10% का आईटीसी था अब 15 हो जाएगा तो रिवर्स आईटीसी क्लेम हो जाएगा तो इस तरह का सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है सर ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय ट्रीटिंग देम सेम एज फ्रेश सप्लाई return of time expired goods by treating them same as fresh supply. Similarly, ITC reversal and return of expired यही चीज बता रहा था ये बेसिकली मेडिसिनल केस में होता है बाकी आपको अलग अलग केसेस जैसे यहाँ पर देखो सर आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स ठीक है तो सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स कितना जैसे सैंपल्स एंड फ्री गिफ्ट्स इसमें एक सर्कुलर आया था 2019 में क्लैरिफाई किया था एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स ये कॉन्सेप्ट हम लोग ना पहले भी पढ़े हैं जब हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी का डिस्कशन किए या फिर जब हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़े हैं इस तब भी हम लोग ये डिस्कशन किए हैं तो सैंपल एंड फ्री गिफ्ट्स सैंपल्स व्हिच इज सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल किसको बोलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन बदले में कुछ नहीं लेंगे तभी ना वो फ्री होगा सो डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई supply under GST except where the activity falls within the ambit of Schedule 1 of CGST Act. ITC shall not be available to the supplier on the inputs, input service and capital goods to the extent they are used in relation to the gifts or free sample distributed without any consideration. However, where the activity of distribution of gifts or free samples falls within the scope of supply, अगर वो supply के scope के अंदर आएगा on account of the provisions of GST, ठीक है सप्लायर वुड बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी अगर फ्री सप्लाई को सप्लाई माना जाता है एज पर जीएसटी एक्ट शेड्यूल 1 तो फिर आईटीसी अवेल होगा अदरवाइज नहीं होगा डिपेंड करता है कि जीएसटी एक्ट में उस पर्टिकुलर फ्री सप्लाई को शेड्यूल 1 के अंदर रखा जा रहा है कि शेड्यूल 1 के बाहर रखा जा रहा है आपको पता है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 एकदम बेसिक्स ऑफ सप्लाई में सप्लाई अंडर जीएसटी के शुरू में ही बात की है सिमिलरली बाय वन गेट वन फ्री ऑफर ऐसा भी चलता है दिस इज नॉट इंडिविजुअल सप्लाई एक के साथ एक फ्री मानो एक मैगी पैकेट परचेस करने से दूसरा मैगी पैकेट कंपनी आपको फ्री में देता है तो बेसिकली अगर एक मैगी पैकेट 14 रुपीज का मैगी पैकेट है तो कंपनी बोलता है 14 रुपीज दो और 28 रुपीज का प्रोडक्ट लेके जाओ तो वैल्यूएशन बिगड़ जाएगा ना तो कहते हैं दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स बट केस ऑफ 2 or more individual supplies where the single price is being charged for the entire supply. It can at best be treated as supplying 2 goods for the price of 1 है ना दो मैगी पैकेट उसका दाम लग रहा है 1 का दो का दाम 1 के दाम पे The taxability of such supply will depend upon as to whether the supply is composite or a mixed and the rate of tax shall be determined as per the provisions जिसका दाम नॉर्मली ज्यादा होता है सेक्शन 8 में बोला गया ITC shall be available to the supplier for inputs, input service and capital goods used in relation to supply of goods and service or such offers. ठीक है तो सर ये कॉन्सेप्ट
यूज कर किया जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी में भी कम कम बेसी बात किए थे। तो इन सिंपल अगर देखा जाए तो जब भी ये बाई वन गेट वन फ्री सैंपल्स ऐसे कुछ भी होता है तो इसमें जीएसटी आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाई मोर सेव मोर, कंपनी ऐसे सेव ऑफर भी करते हैं ना, ज्यादा लेने से ज्यादा, जैसे मानो कंपनी ऐसे बोलते हैं ना दुर्गा पूजा के टाइम में, दिवाली के टाइम पे 5000 के शॉपिंग करने से 500 का सेविंग्स, 10,000 का सेल कर परचेस करने से 1000 का सेविंग्स, ऐसे ऐसे कंपनी ऑफर करते हैं। तो डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर इंक्लूडिंग स्टैगर्ड डिस्काउंट, ये सब भी पहले बात हुआ है, मजाक नहीं कर रहे सर, सीरियसली अलग अलग डिस्काउंट के बारे में भी बात की है। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्काउंट हो सकते हैं। तो डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू द कस्टमर इंक्लूडिंग स्टैगर्ड डिस्काउंट अंडर बाय मोर सेव मोर स्कीम्स एंड पोस्ट सप्लाई वॉल्यूम डिस्काउंट एस्टैब्लिश्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, shall be excluded to determine the value of supply provided this satisfy the parameters laid down in section 15 subsection 3 including the reversal of ITC by the recipient of the supply as is attributed to the discount on the basis of document issued by the supplier। माने ये तब होता है ना, मानो पहले डिस्काउंट नहीं मिला, बाद में डिस्काउंट दिया जा रहा है, वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम तो पहले पता नहीं चलेगा, साल भर का बिजनेस होगा तो जगह पता चलेगा भी कितना वॉल्यूम हुआ है तो डिस्काउंट मिलता है, तो तब उसको रिवर्स रिटर्न क्रिएट करना पड़ता है, रिवर्स रिटर्न क्रिएट करना पड़ता है। तो however the supplier shall be entitled to avail the ITC for such inputs, input service and capital goods used in relation to the supply of goods or service or both such discounts। मतलब ये बेसिकली वॉल्यूम डिस्काउंट के केस में होता है। मानो एक बिजनेसमैन B2B केस में होता है, मानो एक मिस्टर ए और एक मिस्टर सी एक दूसरे के साथ बिजनेस करता है। अब मिस्टर सी ने बोला कि भाई जितना परचेस करोगे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो मिस्टर ए साल भर में कितना डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो डिपेंड करता है कि पूरा होल ईयर बिजनेस करने के बाद। तो पहले ये डिस्काउंट नहीं था, बाद में दिया जा रहा है। तो जब बाद में होगा तो डॉक्यूमेंट के बेसिस में मिलेगा। तो अगर डॉक्यूमेंट के बेसिस में मिलेगा तो पहले अगर कोई डिस्काउंट आईटीसी मिला था ना, वो रिवर्स आईटीसी क्रिएट करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, क्योंकि वो तो एंड में पता चलेगा। तो उसको रिवर्स एंट्री करके बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू से ये मैटर मतलब बेसिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। बट आपको समझ याद रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में सिचुएशंस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे मैं आपको ड्रग्स के ऊपर बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि एक मेडिसिन आपने रिटर्न कर रहे हैं, तो पुराना मेडिसिन एक्सपायर हो गया, पुराना मेडिसिन एक्सपायर हो गया, न्यू न्यू मेडिसिन फ्रेश इनवॉइस इशू हो रहा है, दाम बढ़ गया है। पहले आईटीसी 10 टका था, न्यू आईटीसी 15 टका हो गया, तो ऑब्वियसली उसका एक फ्रेश रिवर्स आईटीसी कैलकुलेशन होगा। तो 10 टका का नहीं मानेंगे, उसको 15 का मानेंगे। दैट्स इट। इस तरह का मेडिसिन कंपनी में ऐसे होता है ज्यादातर केस में। बोलो सर, क्लियर ना? अनदर एक सिचुएशन है यहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई। इसमें क्या होता है, टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन, यानी चोरी वगैरह हो जाने से। मानो आप टैक्स पे करो अंडर सेक्शन 74 129 130 इज नॉट अवेलेबल एज आईटीसी, माने आप चोरी के केस पे टैक्स पे कर रहे हो, फ्रॉड केसेस में टैक्स पे कर रहे हो, डिटेंशन के केसेस में आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, आपने कोई कॉन्फिस्केशन किया था, कुछ भी चीजें छुपाया था, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे नहीं मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, मेरा जीएसटी ज्यादा हो गया, मेरा आईटीसी ज्यादा हो गया, नहीं मिलेगा। दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स पेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस। आपने टैक्स में चोरी किया था, इसके चलते आपका एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा, ठीक है, या फिर डिटेंशन ऑफ गुड्स और कन्वीनियंस में आपको ट्रांजिट में एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा, तो गवर्नमेंट आपको बोलते हैं कि भाई इसमें हम लोग आपको एक्स्ट्रा आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे, आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो ये है पूरा आईटीसी ब्लॉक्ड का एक एक सेक्शंस, पूरा आईटीसी का एक एक सेक्शंस का ओवरऑल डिस्कशन, जहां जहां आईटीसी ब्लॉक्ड है। मैंने कोशिश किया सर अप्रॉक्स जितना हो सकता है आपको पूरा का पूरा बताने का। अब कुछ कोशिश आप लोग भी करिए, ठीक है, करने के बाद आप लोग ना ये नोट्स के नीचे ना आपको ना काफी सारा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। मैं जैसे आपको एक कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन ही होगा, बट अगर आपको पहले से पता होगा तब ना।
देखो ये वाला सिग्मा सिग्मा कंसल्टेंट का केस को देखो सर थोड़ा सा, ठीक है। क्या कहते हैं सर, कहते हैं कि सिग्मा कंसल्टेंट्स एक एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। एलएलपी जानते हो ना सर, एलएलपी इज एन एक्ट पार्टनरशिप, एक न्यू टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है एलएलपी। तो क्या बताना चाहता है कि सिग्मा कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस। एक सेकंड, क्या हो गया इसको, ठीक है। क्या कहते हैं सर, सिग्मा कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी of finance professionals provide financial consultancy service. It made an advance payment of 1,18,000 inclusive of IGST 18% in the month of October to Azuro Computer Service for developing a software. The software would be used by the LLP to enhance the precision of the financial advice given by it to various clients. The balance payment is to be made after the successful test run of the software in the month of December. Sigma Consultant has availed ITC of GST and 18,000 in the month of October. Do you think Sigma Consultant can avail such ITC? Examine the scenario with reference to relevant legal provisions. तो पहले तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना पड़ेगा सर क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलते हैं सिग्मा कंसल्टेंट जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, फाइनेंस प्रोफेशनल सुधरान कराते हैं, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, एडवांस पेमेंट करता है 1,18,000 का, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, अक्टूबर मंथ का। किसको करता है, आजूरो कंप्यूटर सर्विस को, जो कि ना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड बाय एलएलपी टू एनहांस द प्रिसिशन ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइस। सॉफ्टवेयर जो है वो बिजनेस का जो फाइनेंशियल एडवाइस का जो इसके उसको एनहांस करेगा, वाइड्स टू वेरियस क्लाइंट्स। बैलेंस पेमेंट जो है वो टेस्ट सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन के बाद पेमेंट होगा दिसंबर में। क्वेश्चन इज दैट सिग्मा कंसल्टेंट has availed ITC of IGST of 18,000 in the month of October. Now, do you think Sigma consultant can avail such ITC? सिनारियो आपको एक्सप्लेन करने बोलता है विथ लीगल प्रोविजंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसका जवाब कैसे देना है, इसका जवाब आपको पता है सर, ये सेक्शन 16 का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 16 में ही था ना सर, अगर आप एडवांस में ले लेते हो तो उसका क्या एडजस्टमेंट करोगे, लेकिन हम लोग क्लास में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको इन सिंपल सेक्शन के हिसाब से चलना है। एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, tax paid on supply of goods and service can be availed as ITC only if such goods or services are received by the registered person. So in the given case, Sigma consultant has paid IGST of rupees 18,000 in the month of October on advance for IT service intended to be used in the course of furtherance of business. However, it cannot be availed ITC of such tax in the month of October as the service in relation to which the advance payment has been made have not been received in that month. जिसका मैंने सर्विस अभी तक रिसीव हुआ नहीं हुआ उसका आईटीसी कैसे यूज करेगा। It cannot avail ITC of such tax in the month of October as the service relation to which the advance payment has been made have not been received in that month. तो जिस मंथ का मैंने अभी तक सर्विस ही रिसीव नहीं किया तो उसके रिगार्डिंग आईटीसी को मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँ। ये मैं इस तरह के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियसली क्लास में डिस्कस करके रखा। अगर आप लोग आईटीसी रिलेटेड प्रीवियस क्लासेस सुनोगे ना, उसमें देखना सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे आपको सॉल्व करवाया गया है। तो अगर आप एक बार गो थ्रू करके फिर जाके इसको करते हो ना, आप देखोगे कि आपको पूरा बात समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है सर, थोड़ा मेहनत करना है। अगर भूल जाते हैं तो रिवीजन करना है कि हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल्स क्या देखे थे, प्रोविजंस को क्या पढ़े थे, तो जाके आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे। सर बोले अच्छे तो ये सब हम लोग को पढ़ा हुआ चीज है कि नहीं है, प्लीज टेल मी सर। मैं कोई आसमान से तो नहीं टपका रहा हूँ रे बाबा। हाँ Yes. देखो क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो। कंफर्टेबल लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। It has received IT engineering service from Hi-Fi Infotech Limited for 11 lakh, excluding GST 18% on 28th October.
Invoice for service rendered was issued on 5th November. Comfortable Limited made part payment of 4,20,000 on 30th November. Being unhappy with service provided by Hi-Fi Infotech Limited, it did not make the balance payment. The deficiency in service rendered was made good by Hi-Fi Limited by 15th April next year. ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में किए. Comfortable made the balance payment on 6th July next year. Now examine the availability of ITC with Comfortable Limited in respect of IT engineering service received by it from Hi-Fi Infotech Private Limited. पहले पेमेंट रोक दिया था, फिर बाद में जब सर्विस बाकी दिया उसके बाद बाकी पेमेंट किया, तो आईटीसी का क्या एडजस्टमेंट होगा पूछते हैं आपको. सिमिलर क्वेश्चंस पहले भी क्लास में डिस्कस किए. ये 18 का क्वेश्चन था सर. 18 देखो कैसे लिखना है, आंसर कैसे देना है, वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको. बेसिकली देखो ठीक ठाक से अगर पूरा प्रोविजंस पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा. Every registered person is entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods and service which are used or intend to be used in the course of furtherance of his business. ये एकदम बेसिक्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, जीएसटी लॉ का. कनेक्टेड विद इंटर एलिया इज इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय ए सप्लायर. उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. एंड ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विस. आपको गुड्स एंड सर्विस रिसीव भी करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग इनवॉइस भी अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर. सप्लायर को अपना पेमेंट करेगा. The value of the goods or service along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice. Invoice issue करने के 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए. अगर आप फेलियरिटी हो, in the event of failure to do so, the corresponding credit availed by the registered person. अगर आप फेलियर करते हो, जितना क्रेडिट आपको मिला था वो आपके आउटपुट टैक्स के साथ, माने आपके टैक्स लायबिलिटी के साथ जोड़ दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ. However, once the recipient makes the payment of value of goods or service along with tax, he will be entitled to have the credit again without any time limit. In case part payment has been made, proportionate credit will be allowed. अगर part payment करते हैं तो proportionate credit मिलता है. तो ये प्रोविजन था एंड आपको पता है हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं. अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हो, प्रीवियस लेक्चर सुनते हो, सिमिलर बातें बार बार की है सर. इन केस इन द गिवन केस हाईफाई लिमिटेड ने क्या किया, उसने अक्टूबर में सर्विस दे दिया. एंड कंफर्टेबल लिमिटेड, ठीक है, in the given case Hi-Fi Limited provide the service in the month of October and Comfortable Limited receive the invoice in the month of November. So therefore, in view of the above provisions and assuming all other conditions required for availing ITC having been fulfilled, ITC of 1,98,000 कैसे मतलब 11 lakh का 18% will be availed by Comfortable Limited in the month of November when it receives the invoice issued by Hi-Fi Limited. क्योंकि इस मंथ का जीएसटी नेक्स्ट मंथ के 20 के अंदर नॉर्मली पे हो जाता है. तो 11 लाख का 18% जो कि 1,98,000 होता है, इसका अगर इनवॉइस है ना सर कंफर्टेबल के पास तो वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. हाउएवर प्रोपोर्शनेट आईटीसी का कैलकुलेशन कैसे होगा, टोटल आपका इधर 11 लाख का, ठीक है, और इधर आपका आईटीसी हो जाते 1,98,000 का, और आपका पेमेंट हुआ था 4,20,000 का. तो आईटीसी अमाउंटिंग रुपीज 12,98,000 माइनस 4,20,000 और 118% होगा. ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो था वो मैंने आपको पहले भी कराया, 118 डिवाइडेड बाई 180 और जितना होगा उसको इंटू 18 करना होता है. सिमिलर चीज हम लोग क्लास में पहले भी कर चुके हैं. ऐसा करके अगर हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा ना, वही वैल्यू हम लोग प्रोपोर्शनेटली अवेल कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है सर 1,33,932. उन्हें आ जाए फॉर्मूलाटा ना भूलेगा जैसा भाई. हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्लास में पहले भी किए थे. देखो सर आप लोग ना बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो सर, इसीलिए ना आप लोगों को ये सब चीजें मैं कितना मैं देखो प्रोविजन है, बार बार थोड़ी बोलूंगा सर. आप लोग थोड़ा पढ़ो सर, पढ़ोगे तो फिर ऑटोमेटिक बोल पाओगे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर,
अब इसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर आप टाइम पे पे नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो कंफर्टेबल लिमिटेड का आउटपुट टैक्स भी चला जाएगा, as full payment has not been made within 180 days of issuance of the invoice, that is by 4th May of next year. अब ITC of 1,33,932 कैन हाउएवर बी एबल्ड, इसको बाद में वो फिर से मिलेगा, अभी 1,33,932 उसको मिलेगा नहीं, ये आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा, मतलब सेल टैक्स में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये फिर से मिल सकता है उनको अगर बाद में वो पेमेंट क्लियर करता है, क्योंकि उन्होंने ही तो पेमेंट रोक के रखा था, क्योंकि सर्विस उनको ठीक नहीं लगा था, तो सर्विस ठीक नहीं लगा तो इनवॉइस का इशू हो गया, तो बाद में जब फिर से जुलाई में पेमेंट करेगा ना कंफर्टेबल लिमिटेड, तो वो उसको एडजस्ट करके आईटीसी को वापस बाद में क्लेम कर सकता है, इट मेक्स द बैलेंस पेमेंट, जब बैलेंस पेमेंट कर देगा तो वापस ये 1,33,000 का आईटीसी क्लेम कर पाएगा। सर बिलीव मी, सारा बात आप लोगों के साथ में क्लास में डिस्कस, अगर आप लोग प्रॉपरली क्लास सुन रहे हो, घर पे रिविजन कर रहे होगे तो आपको सारा बात समझ में आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ना, क्या बोलूंगा सर, थोड़ा सा भी अगर आप लोग घर पे पढ़ाई कम करोगे या फिर रिवाइज नहीं करोगे, प्रोफेशनल लेवल है, थोड़ा तो सोचा करो सर कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो आप लोग देखो, आप लोग सारा क्वेश्चन का जवाब समझ भी पाओगे, कर भी पाओगे। सर आप लोगों को ना मैं और नया कुछ आज नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग एक काम करो, आप लोग ये पूरा आईटीसी के ऊपर कंप्लीट नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लो, कंप्लीट जीएसटी आईटीसी के ऊपर आप लोग ना टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, इसी वीक में अगर हो सके तो दो, नहीं तो नेक्स्ट वीक, चलो इस वीक में छोड़ देता हूँ मैं, ज्यादा दिन तो है नहीं, नेक्स्ट वीक मंडे, ठीक है, मंडे को नहीं, मंडे नहीं, मंडे आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों का इनकम टैक्स का क्लास कब कब है ऑफलाइन में, उसी दिन मैं आप लोगों के लिए टेस्ट रखता हूँ, ऑफलाइन में इनकम टैक्स का क्लास है आपका 11:30 में, मंगलवार को, ट्यूसडे को, आप लोग आ जाओगे सर 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आ जाना, मेरा शेयर का क्लास चलेगा, उस टाइम पे मैं क्वेश्चन रेडी रखूंगा, आप लोग आओगे, पहले जीएसटी का आईटीसी का टेस्ट दोगे और उसके बाद आप लोग इनकम टैक्स का क्लास करोगे, फिर घर जाओ, ठीक है, करो सर थोड़ा सा करो, जीएसटी आईटीसी में फुल मैं आप लोगों का टेस्ट रखूंगा, प्लीज पढ़ के आना, जो भी नोट्स है आपके पास, शॉर्ट नोट्स, बिग नोट्स, इंस्टीट्यूट मैथ्स, जहां से जो मिले क्वेश्चन करके आओ रिगार्डिंग आईटीसी। हाँ सर, रेडी हो जाएगा, बिलीव मी रेडी हो जाएगा, इतना करोगे तो अच्छा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बात करूंगा। अरे करोगे ना, हाँ या ना कुछ तो बोलो, रेडी है सर जीएसटी आईटीसी में टेस्ट देने के लिए। हाँ सर, मोनिका, नील, प्रिया, शमोनिता, शालिनी, सनोन, बोलो सर, टेस्ट दोगे, जो जो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, जो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, कोई रीजन है, एग्जाम कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, उसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, वो ऑनलाइन ही घर पे बैठ के दे सकता है, बट अगर कोई ऐसा रीजन ना हो, आ जाओ सर, रेडी कर लो सर, तो फिर मुझे भी पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, नहीं तो ये पढ़ा हुआ चीज भी आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो सर, ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं इतना मेहनत करके, आप लोग भी टाइम दे रहे हो, मैं भी टाइम दे रहा हूँ, अगर मेहनत करके भी काम नहीं बनेगा तो फिर कैसे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सर, प्रैक्टिस करो, ठीक है सर, फिर मैं मंगलवार आप लोगों का जीएसटी का टेस्ट रखता हूँ 10 बजे, एक बार फिर भी रिकन्फर्म कर सकते हो आप लोग आने से पहले कि सर 10 बजे आ रहे होगी नहीं, ठीक है, आज इतना ही है, फिर गुड नाइट। ओके सर, ओके सर, बाय सर। सर ट्यूसडे का क्लास भेज दीजिएगा। ट्यूसडे का क्लास भेज दिया तो 28 तारीख का भेजे क्या? ट्यूसडे का क्लास मैंने 28 कौन सा डेट था, वेडनेसडे था। एक मिनट सर।
28 वेडनेसडे था शायद। 28? हाँ सर, नहीं 28 ट्यूसडे था, तो 29 फिर का कल का। अच्छा, मैंने वेडनेसडे का भेजना है। हाँ सर। ठीक है, भेजता हूँ। मंगलवार को आ जाओगे ना, या फिर कॉलेज के कुछ है? फिर कॉलेज। देखो, अगर कुछ ऐसा कुछ ना हो तो जीएसटी के ऊपर, आईटीसी के ऊपर पूरा फुल डे टेस्ट रेडी करके आओ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो नहीं होगा मुझे तो ऑनलाइन दे दूंगे उसी ठीक दिन। है, ठीक है। कोशिश करो ना, ऑफलाइन अगर हो जाए तो, नहीं होगा तो ठीक हाँ सर। है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।